अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम सर। ओके, लास्ट वीक हमने मैटलैब का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक कमांड्स को हमने एनालाइज किया था मैटलैब के ऊपर। उनका सिंटेक्स हमने देखा था, वो कैसे वो जो है हमने मैटलैब के ऊपर कमांड की फॉर्म में लिखना है और एट द एंड उसकी आउटपुट फिर हमारे लिए क्या होगी। तो हमने जो है वो इस स्लाइड तक लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था, जिसमें हमने डिफरेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एक्सेस तक जो है वो हमने सीख लिया था कि मैट्रिक्स के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को या इंडिविजुअल रॉस को और कॉलम्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया और किसी का क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर से या लास्ट किसी एक कमांड से, तो वो मेरे से जो है उसको डिस्कस कर सकता है। अदरवाइज फिर हम स्लाइड नंबर 12 से कंटिन्यू करते हैं। सर लास्ट में यस सर जो लास्ट लेक्चर हुआ उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया था? आई होप मैंने किया है इसको रिकॉर्ड। लेट मी सर उसकी चेक। रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। यस सर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इसकी। तो फिर मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप दोबारा से चेक करो, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। बिकॉज मैं मेक श्योर करता हूँ कि लेक्चर में स्टार्ट से पहले मैं उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँ, ताकि हमारी कोई भी कॉन्वर्सेशन जो है वो मिस ना हो। ओके, तो लास्ट जो हमने लेक्चर देखा था, उसमें हमने जो है वो डिफरेंट कमांड्स को इंडिविजुअली मैटलैब के ऊपर वन बाय वन लिखा था। एक मेथड वो है कि आप इंडिविजुअल कमांड्स को मैटलैब के ऊपर जो है वो सेपरेट उसकी विंडो के अंदर डिफाइन करते जाए, जहाँ से वो आपको कमांड प्रॉम्प्ट करता है। दूसरा मेथड ये है कि आप उसका पूरे का पूरा कोड डिफाइन कर लो। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल आपने दो सिग्नल्स की आउटपुट फाइंड करनी है, एक साइन सिग्नल है और एक आपका कोसाइन सिग्नल है, और एट द एंड आपने इनको ऐड करना है, तो आपने कुछ बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक साथ लिखना है, और हमें जो आउटपुट रिक्वायर्ड है वो जस्ट सी की रिक्वायर्ड है। अब आपको इस कोड को एक ही फाइल में लिखने के लिए मैटलैब आपको हेल्प करेगा। और हमने स्टार्ट में बात की थी कि जिस तरह आप एक नॉर्मल सोर्स फाइल डेवलप करते हो, मैटलैब आपको वो वाला ऑप्शन भी देगा। तो मैटलैब में जो सोर्स फाइल होगी उसको हम एम फाइल के नाम से बोलते हैं। दैट मीन्स कि वो मैटलैब की फाइल होगी और उसकी जो एक्सटेंशन होगी उसको आप .m से स्टोर करोगे। फाइल का नेम आप कोई भी रख सकते हो, बट दैट नेम शुड स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट। ठीक है, उसके आगे फिर आप नंबर्स भी अटैच कर सकते हो, लेकिन वो स्टार्ट जो होगा वो कैपिटल या स्मॉल अल्फ़ाबेट से होगा। तो अब इस कोड में अगर हम इसको ऑब्जर्व करें और इसको हम प्रीवियस जितनी भी हमने कमांड्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया है उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहली जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज x इज इक्वल्स टू 0 2 डॉट कॉलन 0.01 अगेन कॉलन एंड 10। इस इंस्ट्रक्शन का जो फर्स्ट लाइन के ऊपर मेंशन्ड है, इसका मतलब क्या है? कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर? सर एक्स एक वेरिएबल है, उसकी साइन वैल्यू ए में स्टोर होगी। सिमिलरली सर एक्स वेरिएबल की कॉस वैल्यू बी में स्टोर होगी। एंड सर लास्ट में ए और बी वेरिएबल में जो भी कोई वैल्यू है वो सी में स्टोर होगी। ओके, ये तो हो गए हमारे ए और बी की डेफिनेशंस विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड कोसाइन फंक्शन, एंड देन सी विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ ए एंड बी। बट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? जो फर्स्ट लाइन इस कोड की डिफाइंड है, x इज इक्वल टू 0 to 10 विद 0.01 मिडल, x के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी जिसका बाद में हम साइन और कोसाइन ले रहे हैं? सर एक्स एक मैट्रिक्स है जिसमें 0 से 10 तक जाएंगे 0.01 का इंक्रीमेंट करके। एग्जैक्टली तो इस कोड को अब हमने जो है वो यूज़ करना है टू फाइंड द ओवरऑल सी वेरिएबल। अब इसको एक तो मेथड ये है कि हम x की इंस्ट्रक्शन को पहले रन करें, देन हम a की इंस्ट्रक्शन को रन करें, देन हम b की इंस्ट्रक्शन को रन करें।
और देन एट द एंड हम उसका एडिशन फाइंड करें। दूसरा मेथड ये है कि हम इस पूरे कोड को लिख लें और एक ही बार इसको जो है वो रन कर दें, तो मैटलैब हमें डायरेक्टली आंसर प्रोवाइड कर देगा। तो अब जो है हम दूसरे वाला पार्ट करने वाले हैं कि इसको एक ही फाइल के अंदर हम कॉपी करेंगे, जिसको हम सोर्स फाइल का नाम दे देंगे, और उस फाइल को फिर हम रन करके देखेंगे। हर इंस्ट्रक्शन के बाद एक सेमी कॉलन जो है वो मार्क किया गया है। इस सेमी कॉलन के एब्सेंस में या इसकी प्रेजेंस में क्या डिफरेंस होगा? सर एब्सेंस में जो भी अगर कोई मैट्रिक्स स्टोर है वेरिएबल में, या जो भी कोई वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट हो जाएंगी, और जो प्रेजेंट होगा तो वैल्यूज प्रिंट नहीं होगी आउटपुट स्क्रीन पे। एक्चुअली अगर आपने इसको एज इट इज यूज किया है विदाउट दिस एंड सेमीकोलन मार्क, तो जो वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो रही होगी वो रन टाइम के ऊपर आपके लिए प्रिंट भी हो रही होगी, ताकि आप उसको रियल टाइम के ऊपर चेक कर सको कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस आपका कोड चल रहा है कि नहीं। या अगर आपको श्योर है सिंपल सा कोड है, जस्ट ए साइन फाइंड करना है, तो फिर हमें प्रिंटिंग की रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है हम अब यहाँ से कॉपी करते हैं ताकि हमें जो है उसकी रिक्रिएशन ना करनी पड़े उधर जाके। अब मैटलैब के अंदर एक लास्ट टाइम हमने देखा था कि कमांड विंडो है जिसके अंदर आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक न्यू फाइल क्रिएट करो और उस न्यू फाइल में आप स्क्रिप्ट फाइल बनाओगे। ठीक है, अब डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसको आप नेक्स्ट अपने कोर्सेज के अंदर डेवलप करते जाओगे साथ साथ। तो स्क्रिप्ट फाइल जो है वो बेसिक फाइल है जिसके अंदर हम अपना सोर्स कोड लिख सकते हैं। तो हम लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस फाइल, तो इस तरह की एक विंडो जो है वो आपके पास अपीयर हो जाएगी जिसके अंदर वो डिमांड कर रहा है कि अपनी फाइल का जो कोड है वो मेंशन करें, और आपकी जो कमांड विंडो है वो नीचे है। ठीक है, कमांड विंडो ये वाली है जिसके अंदर आप कोड लिखते हो, ये हमारी वेरिएबल्स की विंडो हो गई, और ये हमारी जो है वो डायरेक्टरी है, और इस फाइल के अंदर अब हमने कोड लिखना है। तो जो कोड मैंने वहाँ से कॉपी किया था, आई एम जस्ट पेस्टिंग इट हियर, तो यहाँ से कोड जो है पेस्ट हो गया है। अब इसमें x की वैल्यू है 0 से 10 तक, और विद स्टेप ऑफ 0.01, इसका मतलब है x जो है वो 0 से लेकर 10 तक उसके वेरिएबल्स में डेटा स्टोर होगा, और हर स्टेप जो है वो 0.01 का होगा। पहले 0 स्टोर होगा उसकी फर्स्ट लोकेशन के ऊपर, देन 0.01 होगा, देन 0.02 होगा, और अप टू 10 तक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हम a फाइंड कर रहे हैं, देन हम b फाइंड कर रहे हैं, देन हम एडिशन कर रहे हैं। अब आपने इस कोड को लिखने के बाद इसको पहले सेव करना है, बिकॉज विदाउट सेविंग मैटलैब आपको ये रन नहीं करने देगा। तो इसको हम कोई भी एक नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज के मैं इसको नाम देता हूँ code_1 का, क्योंकि ये हमारा मैटलैब के अंदर फर्स्ट कोड होगा उसकी सोर्स फाइल के अंदर। तो इसको हम सेव कर देते हैं। मैटलैब अपनी बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में इसको रख रहा है, यू कैन चेंज द डायरेक्टरी ऑब्वियसली। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। आपकी फाइल का नेम जो है वो code_1 और .m उसने साथ खुद अटैच कर दिया है, बिकॉज इस फाइल की जो एक्सटेंशन होगी वो .m होगी। इसको हम रन करेंगे, और रन करने के बाद आपको यहाँ पे कमांड विंडो के अंदर उस पूरी फाइल का जो नेम है वो नज़र आ जाएगा कि इस फाइल के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी वो सारी रन हो गई हैं। अब इस फाइल के अंदर हमारे पास x, a, b और c 4 वेरिएबल्स डिफाइन हुए हैं, और चारों के चारों वेरिएबल्स आपको वर्क स्पेस के अंदर अब नज़र आ रहे होंगे। कोई भी आउटपुट प्रिंट नहीं हुई है, बिकॉज हमने हर इंस्ट्रक्शन के बाद जो है वो एक सेमीकोलन अटैच किया हुआ है जो उसको वहाँ पे टर्मिनेट कर देगा। अगर हम इस सेमीकोलन को हर इंस्ट्रक्शन के बाद से रिमूव कर दें तो हम चेक कर सकते हैं कि हर इंस्ट्रक्शन जो है वो अपनी कमांड्स में जो भी वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट करेगी कुछ इस तरह से, और ऑब्वियसली दिस विल मेक मैस। तो लास्ट जो है वो आपकी सीज की वैल्यूज़ होंगी, उसके बाद जो है वो जिस तरह से कमांड्स हम लिख रहे थे उसी तरह से आपको वैल्यूज़ जो है वो मिल जाएंगी, और ऑब्वियसली ये टोटल 1001 वैल्यूज़ हैं। तो सी मैट्रिक्स यहाँ एंड हो गया आपका, उसके बाद आपका बी मैट्रिक्स आएगा, उसकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और देन आपका ए मैट्रिक्स होगा, और देन आपका जो है वो एक्स मैट्रिक्स होगा। और इसकी वैल्यूज़ को चेक करने के लिए आप वर्क स्पेस पे भी इसको चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्स की वैल्यूज़ को चेक करना है, एक्स की वैल्यू पे डबल क्लिक कर दो तो यू विल गेट ऑल द वैल्यूज स्टोर्ड इन एक्स वेरिएबल। ठीक है, तो पहली वैल्यू 0 है, दूसरी 0.01 पे चली गई, देन 0.02 हो गई। तो हर एक वैल्यू जो है वो एक 0.01 के स्टेप से आ रही है, और हमारा जो कोड एंड होगा वो एग्जैक्टली 10 के ऊपर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास 0 से लेकर 10 तक हमारी काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग में जो हमने स्टेप साइज दिया था वो 0.01 का है। तो इस तरह से अगर आप वैल्यूज दोगे तो टोटल 1001 एंट्रीज बन जाएंगी, और जितनी एंट्रीज x की बनेंगी
उतनी ही एंट्रीज आपकी ए वेरिएबल की बनेगी, क्योंकि हर एक कांस्टेंट का जो एक्स के अंदर स्टोर था इंडिविजुअली साइन उसका जो है फंक्शन डिफाइन होगा। 0 का साइन डिफाइन होगा, देन 0.01 का साइन डिफाइन होगा। तो जितनी एंट्रीज एक्स में हैं उतनी ही एंट्रीज आपको ए में नजर आएंगी। सिमिलरली उतनी ही एंट्रीज का आपका जो है वो कोसाइन डिफाइन होगा, हर एक कांस्टेंट का इंडिविजुअल कोसाइन होगा, और देन दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो एडजेसेंट एंट्रीज जो हैं रेलिवेंट इंडिसेस के ऊपर वो ऐड हो जाएंगी। ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और ये हमारा जो है वो कोड है। देखिए सारा जो है आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के साथ जो भी हमने ऊपर भी डिफाइन की थी इंडिविजुअल, उसको भी आप एम फाइल के अंदर डिफाइन करके इंडिविजुअली चेक कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि आप एक फंक्शन डिफाइन कर लो। ठीक है, आपने सी लैंग्वेज के अंदर भी डिफरेंट फंक्शंस पढ़े होंगे जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को पास करते हैं, देन वो फंक्शन अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है, कुछ आपको वैल्यूज रिटर्न कर देता है। तो अगर आपने मैटलैब से भी कुछ ऐसा काम लेना है तो मैटलैब में सेकंड जो ऑप्शन है, आप अगेन होम टैब पे जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो फंक्शन फाइल का है। ठीक है, तो फंक्शन फाइल में आपने एक फंक्शन क्रिएट करना है, और फंक्शन क्रिएट कैसे होगा उसके लिए कोई सिंटैक्स है डिफाइन करना पड़ेगा हमें। लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो एक फंक्शन डिफाइन हो गया है। इस फंक्शन के अंदर आपके पास जो है वो कुछ आउटपुट वेरिएबल्स होंगे, फंक्शन का नेम होगा, और देन हमारे पास जो है वो कुछ इनपुट वेरिएबल्स होंगे, और देन मिडल वाला वही आपका जो कोड है जो हमने एम फाइल के अंदर डिफाइन किया था वो एज इट इज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब इसकी एग्जांपल को हम यहाँ से एज इट इज़ कॉपी करते हैं, समथिंग लाइक दिस। एक फंक्शन है जो एवरेज कैलकुलेट करेगा, और उस एवरेज के लिए जो फार्मूला है वो ऑब्वियसली मेंशन्ड है। टोटल सम कितना है और टोटल जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और अब आपको जो है वो एक वेरिएबल आउटपुट पे नज़र आ रहा है जिसका हमने ABG का नाम दिया है, और एक वेरिएबल आप इसको पास करोगे जिसको हमने X का नाम दिया है। ठीक है, तो इस कोड को आप चेक कर सकते हो यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन। इसको हम सेव कर लेते हैं average.m के नाम से। अब इस average.m में एक वैल्यू हमने जो है वो इस फंक्शन को पास करनी है और दूसरी वैल्यू हमें आउटपुट पे चाहिए। तो कोड जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ इस तरह से। अब एवरेज का फंक्शन कॉल हो रहा है और x के अंदर जो वैल्यूज पास हो रही हैं वो 1 से लेकर 3 तक हैं। तो इसका मतलब है टोटल 1, 2 और 3 x के अंदर स्टोर हो जाएगा, 3 नंबर स्टोर हो जाएंगे, और उन 3 नंबर्स का इस फार्मूला से हम एवरेज फाइंड करेंगे, और जो आउटपुट वेरिएबल है वो हमारे a में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन की समझ आई है सबको? इसमें और बेसिक हमारे नॉर्मल स्क्रिप्ट फाइल के अंदर क्या डिफरेंस है? यस सर। ठीक है, तो जस्ट सेम चीजें हैं। एक के अंदर आप इनपुट या आउटपुट आर्गुमेंट एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हो, और एक के अंदर आप सब कुछ जो है वो इंटरनली कर सकते हो। फंक्शन कह लो कि आपकी एम फाइल का एक एडवांस्ड वर्जन है, वो दोनों का सिंटेक्स सेम होगा, दोनों की फाइल की टाइप सेम होगी, तो इसको आप जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मैं डेटा क्लियर कर रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट की तरफ शिफ्ट कर सकें। ओके, कुछ कमांड्स जो पॉसिबली यूज़ होती रहेंगी आप अगर मैटलैब में कोडिंग कर रहे हो। सबसे पहली है आपकी ज़ीरोज़ की कमांड। इसको हमने लास्ट टाइम भी चेक किया था। ज़ीरोज़ की कमांड का मतलब ये है कि आपके पास टोटल n क्रॉस m का एक मैट्रिक्स बनेगा, और उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू 0 होगी। दूसरा कमांड है जी आपका वंस, और वंस के अंदर जो है वो आपके पास टोटल n क्रॉस m का मैट्रिक्स बनेगा, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके पास वंस होंगे, उनकी वैल्यू जो होगी 1 होगी। देन है RAND, रैंडम नंबर्स। पहले जीरोस थे, हम उसको फिक्स कर रहे थे, देन वंस थे, हम उसको फिक्स कर रहे थे। देन है रैंडम नंबर। रैंडम नंबर का मतलब है मैटलैब खुद से रैंडमली जनरेट करेगा कि एलिमेंट्स के वैल्यूज़ क्या होंगी, लेकिन जो मैट्रिक्स का साइज होगा वो आप खुद डिफाइन करोगे n, m की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 2, 3। तो इसमें से किसी को चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल RAND
2,3 2 क्रॉस 3 का एक रैंडम मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा और मैटलैब खुद से वैल्यूज को असाइन कर रहा है। देन है एब्सोल्यूट एक्स, ABX। यस सर जो वैल्यूज रैंडम जनरेट होती हैं वो एक 1 से लेस ही होंगी? यस, वो 1 से लेस होगी। अगर आप RAND की कमांड यूज कर रहे हो देन वो वैल्यूज 1 से लेस ही होंगी। ठीक है, रैंडम फंक्शन में मैटलैब में अंदर मल्टीपल्स हैं, एक है RAND करके। ठीक है, तो इसके बाद डिफरेंट वैल्यूज भी हैं और हम जो है वो अगर इसमें चेक कर सकें, इसको मैं जरा एक्सपेंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो इंटरवल होगा आपका वो ये वाला होगा 0 से 1 तक, अगर आप RAND की कमांड यूज कर रहे हो तो। एब्सोल्यूट जो है वो आपका, जिस तरह हम उसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में मैग्नीट्यूड कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, लेट्स डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर x इज इक्वल्स टू रियल पार्ट 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट 5, और अगर आपने इमेजिनरी पार्ट डिफाइन करना है तो उसके साथ आपको आयोटा लगाना पड़ेगा i की फॉर्म में। ठीक है, तो अब x जो है वो आपका एक इमेजिनरी नंबर है और इस इमेजिनरी नंबर में रियल पार्ट इज 2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 5। और अगर आपने इस x की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, यू विल राइट ABS, x and this command will give you the magnitude of x. That means real part square plus imaginary part square and under root. तो अगर आप इसको चेक कर लो तो जो आंसर आएगा वो यही होगा। और अगर आपने इसका एंगल फाइंड करना है, यू विल राइट एंगल ऑफ x, इट विल गिव यू द एंगल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो दैट मीन्स कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में डेटा गिवन है r प्लस x की फॉर्म में, आप उसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दीज टू कमांड्स। एक्सपोनेंशियल अगेन e रेज़ टू पावर की फॉर्म में हम चीजें लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ x का मतलब है e रेज़ टू पावर x। फिक्स इज यूज्ड टू राउंड ऑफ, अगर आपके पास x कोई फ्लोटिंग नंबर है और आपने उसको राउंड ऑफ करना है 0 की तरफ तो उसके लिए फिक्स है। लॉगरिथमिक के लिए यू विल यूज log 10। और अगर आपने रिमाइंडर फाइंड करना है x और y का, एक तो है आप x और y की डिवीजन कर सकते हो। अगर आपने रिमाइंडर और मॉडुलस फाइंड करने हैं तो उसके लिए ये दो कमांड्स हैं। रिमाइंडर के लिए आप REM लिखोगे और मॉडुलस के लिए आप MOD लिखोगे। स्क्वायर रूट, साइन, कोसाइन, इनवर्स कॉस, हाइपरबोलिक, x रेज़ टू पावर y, तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो बेसिक मैथ के जो भी होते हैं। और पावर के लिए यू विल यूज दिस हैट सिंबल। लाइक अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 and you need to find power a raised to power, let's suppose b, so you can just write like this. So it will give you 2 raised to power 3 which is 8. ठीक है, अगर आप इन कमांड्स के बाद सेमीकोलन यूज करोगे डेटा प्रिंटिंग नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू प्लॉट दीज फंक्शंस। अब इसको हम जो है वो m फाइल की फॉर्म में लिखते हैं और मैं प्रीवियस m फाइल्स को जो है वो रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हम जो है वो यहाँ से रिमूव कर देंगे बिकॉज ये इंस्ट्रक्शंस m फाइल के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, अब इसके अंदर 3 कमांड्स हैं। एक कमांड जो है वो t डिफाइन कर रही है, दैट मीन्स आपके साइन के अंदर जो टाइम है वो कहाँ से लेकर आपने कहाँ तक प्लॉट करना है। तो हम उसको लिख रहे हैं, हमने 0 से लेकर 2 पाई तक उस सिग्नल को लेके चलना है। और पाई जो है वो इसमें कीवर्ड है, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। PI उसका जो है वो नेम होगा। 0 से 2 पाई तक आपने ट्रेवल करना है और जो आपका स्टेप साइज होगा वो π/100 होगा। आप इसको कैलकुलेट कर लो, जितना भी बनेगा। नेक्स्ट इज y इज इक्वल्स टू साइन t। ठीक है, तो जो भी टाइम आपने ऊपर डिफाइन किया था, जितने भी उसमें कॉन्स्टेंट्स डिफाइन हुए हैं, हर कॉन्स्टेंट का साइन फंक्शन डिफाइन हो जाएगा और वो y के अंदर स्टोर हो जाएगा। थर्ड इज प्लॉट। तो प्लॉट के अंदर आप जो है वो जो सिंटेक्स आप फॉलो करोगे वो ये होगा कि x एक्सिस आपने पहले डिफाइन करना है और देन आपने y एक्सिस डिफाइन करना है। तो x एक्सिस में हमारे पास t है और y एक्सिस में हमारे पास y है। इस कोड को हम जो है वो रन करते हैं
तो इस तरह से आपके पास जो है वो एक साइन फंक्शन जनरेट हो जाएगा 0 से लेकर 2 पाई तक, और 2 पाई का मतलब है कि आपने एक टोटल टाइम पीरियड के लिए साइन फंक्शन को डेवलप कर लिया है। ठीक है, तो जो सिंटेक्स यूज करेंगे आप होगा प्लॉट फर्स्ट एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस। तो इस तरह का हमारे पास एक ग्राफ आ जाएगा। यस सर ये पाइथन फंक्शन समझा दें। दोबारा से पूछें, आपकी आवाज कट रही है। सर ये जो पाई बाय 100 की कमांड अंदर इसके है सर टाइम के, सर इसका समझा दें थोड़ा सा। इसका जो है वो कोई पर्पस नहीं है, आपने एक स्टेप साइज डिफाइन करना है, वो आप जिस मर्जी टर्म में डिफाइन कर दो। मैं इसकी जगह पे 0.001 भी लिख सकता हूँ, दैट इज़ अप टू यू कि आपने कितने स्टेप के बाद नेक्स्ट का इंक्रीमेंट करना है। तो इसको मैं रन करूँगा, आपका जो है वो ग्राफ स्टिल प्लॉट हो जाएगा। इसको हम बंद करके दोबारा से प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, इट्स सेम। पाई बाई 100 क्यों किया है, हम पाई बाई 200 क्यों नहीं कर सकते, हम पाई बाई 300 क्यों नहीं कर सकते, या हम 0.01 क्यों नहीं लिख सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने पॉइंट्स आप इंक्रीज करोगे, यहाँ जितना आप स्टेप साइज कम करोगे, उतनी आपके ग्राफ के अंदर स्मूथनेस आ जाएगी। अब इसका एक और वे है कि हम स्टेप साइज दें ही ना, हम जस्ट 0 से 2 पाई लिखें और साइन फंक्शन कॉल कर लें, तो इसका एक लॉस हो जाएगा हमें। लेट्स जस्ट क्लोज दिस एंड रीरन इट। तो आपको कुछ डिफरेंस यहाँ पे फील होगा। अब प्रॉब्लम ये हुई यस है सर। कि मैटलैब जो है वो प्लॉटिंग इस तरह करता है कि वो डिफरेंट जितने भी फंक्शंस के ऊपर साइन कॉल हुआ था ना, जितने भी हमने कांस्टेंट डिफाइन किए हैं, उन सबको वो बाद में कनेक्ट कर देगा। पहले आपने यहाँ पे फाइंड किया होगा, देन आपने इस पॉइंट पे फाइंड किया, देन आपने इस पॉइंट पे फाइंड किया, और उसके बाद वन तक जाने के लिए हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो हम स्टेप साइज बढ़ा रहे हैं अपना, तो हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लेके आए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक स्टेप साइज देना पड़ेगा एंड मेक श्योर कि वो स्टेप साइज जो है वो कम से कम हो, और जितना आप स्टेप साइज कम करते जाओगे ऑब्वियसली सिमुलेशन आप करता जाएगा, लेकिन जितना आप स्टेप साइज कम करते जाओगे उतनी ग्राफ के अंदर स्मूथनेस जो है वो डेवलप होती जाएगी। ठीक है, सो यू कैन सी द डिफरेंस। स्टेप साइज आपको यहाँ हेल्प करेगा। ओके, अब ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया है, लेकिन हमें मल्टीपल ग्राफ्स के साथ उसके एक्स एक्सिस को डिफाइन भी करना होता है कि एक्स एक्सिस पे कौन सा डेटा है, वाई एक्सिस पे कौन सा डेटा है, ग्राफ का नाम क्या है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस। एक्स के लिए हम यूज़ करेंगे एक्स लेबल। ठीक है, तो हम एक्स को लेबल कर रहे हैं और उस लेबल का जो हम नाम रखेंगे वो टी होगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो नाम लिखा हुआ आएगा वो टी होगा, इसको हम जो है वो देते हैं एक्स। और सिमिलरली हम कर सकते हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, और y की जगह पे हम लिखेंगे y लेबल, और उसकी जगह पे हम लिखेंगे साइन फंक्शन। और देन हम ग्राफ का नेम भी लिख सकते हैं कि इस ग्राफ में हमने किया क्या था। उसके लिए सिंटेक्स होगा टाइटल के नाम से, और टाइटल के नाम के बाद आप लिखोगे चलें इसी को रहने देते हैं, द प्लॉट ऑफ टी वर्सेस साइन टी। अब इसको हम रीरन करते हैं और चेक करते हैं कि डिफरेंस क्रिएट हुआ है कि नहीं। आपके वाई एक्सिस के ऊपर आपका लेबल आ गया है कि वाई एक्सिस पे क्या डेटा है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या डेटा है, और देन आपके ग्राफ का नेम क्या है। तो आप अगर मल्टीपल ग्राफ्स बना रहे हो और आपको डिस्टिंग्विश भी करना है, तो आप इस तरह के कमांड्स भी यूज़ कर सकते हो। एक्स का लेबल डिफाइन कर सकते हो, आप वाई का लेबल डिफाइन कर सकते हो, आप ग्राफ का टाइटल प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक ही प्लॉट के अंदर या एक ही विंडो के अंदर मल्टीपल ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, ताकि हम उनके अंदर जो है वो कंपैरिजन कर सकें। इन ग्रेटर देन साइंस को मैं रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज वी डू देम इन M5। अब सिंटेक्स क्या होगा, अब हमारे पास एक फंक्शन y है और उसके बाद जो है हम दूसरा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं
और टाइम के अंदर हम थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, उसको -0.2 से शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत शिफ्टिंग हो जाएगा वो प्लस माइनस साइड के ऊपर। दैट मीन्स हम टाइम की शिफ्टिंग कर रहे हैं। तीसरा फंक्शन है y3, उसमें भी हम जो है वो टाइम की शिफ्टिंग कर रहे हैं रिवर्स, एक में माइनस कर रहे हैं और एक में प्लस कर रहे हैं। और अब हम प्लॉट कर रहे हैं इन तीनों को एक ही विंडो के ऊपर। तो कमांड क्या होगी, पहले ग्राफ का देन y एक्सिस, कॉमा सेकंड ग्राफ का x एक्सिस, y एक्सिस एंड देन x एक्सिस। जो भी वेरिएबल्स आपने ऊपर डिफाइन किए हैं वो एज इट इज हम नीचे डिफाइन करें और देन इसको हम प्लॉट कर देते हैं। आपका ग्राफ जो है दिस वन, वो कुछ इस शेप का नजर आ जाएगा। ठीक है, तो जो प्लस साइन पे था वो प्लस में शिफ्ट हो गया है, और जो मिडिल में था वो आपका अगेन वही है जो हमने ब्लू कलर में डिफाइन किया था। मतलब से ही जो है वो इसके कलर्स भी चेंज कर रहा है ताकि आप इनको जो है वो डिफरेंस भी कर सको। दूसरा मेथड जो है वो ग्राफ्स को क्रिएट करने का, वो बार्स। ठीक है, तो आप मैं इसको दोबारा सर सिमुलेट नहीं कर रहा हूँ। यस सर, ये जो हमने 3 ग्राफ इकट्ठे एक ही ग्राफ में बनाए हैं, और वहाँ पे हमने सिर्फ y1 y2 y3 लिखा है, वहाँ पे हमने x एक्सिस वाला t तो दिया नहीं है। दिया है। लेट मी गो बैक। हमने जो है वो सर t लिखा है, इसमें उसके बाद फर्स्ट y लिखा है। यस, क्वेश्चन है कोई? सर इसमें कॉमन एक दफ़ा नहीं दे सकते? नहीं, यू हैव टू फॉलो द सिंटैक्स बिकॉज मैटलैब में जो है वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है प्लॉट का जिसको आप कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो इट्स लाइक अ फंक्शन। आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हो, इसका सिंटैक्स हमने प्रीवियस देखा है। अभी कुछ फंक्शन जो है ऑलरेडी मैटलैब के अंदर डिफाइंड है और उन फंक्शंस को कॉल करने के लिए आपको उसके इनपुट और ठीक है, तो प्लॉट का फंक्शन जो है वो हमने डिमांड करता है कि पहले x एक्सिस डिफाइन होगा और देन y एक्सिस डिफाइन होगा। अगर आप किसी भी जगह पे चेंजिंग करोगे मैटलैब विल जनरेट एन एरर। ठीक हो गया? तो यस आपको सर। आर्गुमेंट्स जो है वो फंक्शन के अंदर पूरे डिफाइन करने हैं। अगर किसी का y2 आया है तो उसका t होना चाहिए, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर एक का टाइम कांस्टेंट हो, टाइम डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मैटलैब ने जो है वो आपको ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप हर ग्राफ को एक डिफरेंट t के लिए प्लॉट कर दो। आप इस तरह से भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो यूजिंग बार्स, जिस तरह आपके एक्सेल के अंदर भी ऑप्शन होता है। और आप इस तरह से भी एक ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो यूजिंग सरफेस कमांड। तो ये हमारे जो है वो स्कोप से फिलहाल आउट है। जस्ट मैंने स्लाइड इंक्लूड कर ली है। हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो जस्ट यहाँ तक की है कि हमने डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ्स प्लॉट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रियल एक्सिस के ऊपर और कॉन्टिन्यूस टाइम के अंदर और डिस्क्रीट टाइम के अंदर। अब इस टास्क की जो हमने अभी अंडरस्टैंड किए हैं इनको प्रैक्टिस करते हैं एंड आई होप कि आप सबके पास मैटलैब है अभी। यस सर। ओके, अब कुछ चीज़ें जो है हम फटाफट गो थ्रू करेंगे बिकॉज कुछ चीज़ें हमारे लिए रिपीट हो रही होंगी और कुछ चीज़ें जो है हम एनालाइज करेंगे कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। अगर आप वर्बली मुझे बता सकते हो तो वेरी गुड, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इशू हो रहा है तो उसको मैटलैब पे आप रन करके चेक करोगे। हमने देखा था कि हेल्प की कमांड क्या करती है, देन हमने एनालाइज किया था कि लुक फॉर की कमांड क्या करती है। कौन बताएगा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? सर हेल्प हमें साइन के मतलब बताएगी, और लुक फॉर अगर हमें पता ही नहीं है कि फंक्शन का नाम क्या है उसका, वैसे SINE भी लिखेंगे तो वो बता देगी कि इस नाम से ये, यानी कि इस नाम से ये फंक्शन बन सकते हैं। एग्जैक्टली, हेल्प साइन का मतलब है आप एक पर्टिकुलर कमांड को सर्च कर रहे हो, उसकी आप हेल्प मैटलैब से डिमांड कर रहे हो। और लुक फॉर मतलब है कि आप सर्च कर रहे हो कि ये वाला जो नेम है ये किस किस फंक्शन में इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, तो मैटलैब पूरी फंक्शंस की लिस्ट कर देगा जिसके अंदर SIN किसी तरह भी यूज हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट इज a इज इक्वल टू 2 विथ सेमीकोलन। ए वेरिएबल डिफाइन होगा, कैपिटल वेरिएबल जिसके अंदर 2 स्टोर हो जाएगा। देन हम b डिफाइन कर रहे हैं जिसके अंदर 3 स्टोर हो जाएगा। और देन हम जो है वो एक c वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और उस वेरिएबल को हम लिख रहे हैं a रेज़ टू पावर b। तो इसमें क्या होगा, आपके मैटलैब में जो
ए का डाटा है और जो बी का डाटा है दोनों इस फॉर्म में आएंगे और लिखा जाएगा 2⁻³ और आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस कमांड में अगर किसी को इशू है तो बताओ। और देन हमारे पास है C इज इक्वल्स टू A स्टेरिक B। दैट मीन्स के दो मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई होंगे और A मैट्रिक्स जो है वो B से मल्टीप्लाई होगा और जो भी आंसर आएगा वो C मैट्रिक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन हमने एडिशन की इंस्ट्रक्शन को देखा था, देन हमने सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और देन हम जो है वो डिवीजन की इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। हमने ये वाली लास्ट इंस्ट्रक्शन अभी तक यूज़ नहीं की है जिसमें हम जो है वो बैक स्लैश यूज़ करेंगे। एक तो है फॉरवर्ड स्लैश जो हमारे लिए डिवाइड करेगा और एक है बैक स्लैश। अब बैक स्लैश का पर्पस क्या है, लेट्स चेक। हम डिफाइन करते हैं वही डेटा जो यहाँ पे डिफाइंड है। लेट मी जस्ट क्लियर आउट, इसको भी हम जो है वो क्लोज कर देते हैं फॉर दिस टाइम बीइंग। ओके, सो A इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज 2 विथ सेमीकोलन, B इज इक्वल्स टू 3 विथ सेमीकोलन और अब हमें लिखना है लेट्स सपोज C इज इक्वल्स टू A विथ बैक स्लैश B। अब इसमें और हम चेक करते हैं कि एक दूसरा जो वेरिएबल था उसमें क्या डिफरेंस है, वह C इज इक्वल्स टू A फॉरवर्ड स्लैश B। मेरा मिस्टेक, एक और वेरिएबल D इज इक्वल्स टू A समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो एक डेटा जो है वो C के अंदर स्टोर हो गया है फॉरवर्ड स्लैश वाला और बैकवर्ड स्लैश वाला जो है वो D के अंदर स्टोर हो गया है। अब यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा स्टोर हुआ है। A इज इक्वल्स टू 2 हमने डिफाइन किया था, B इज इक्वल्स टू 3 हमने खुद डिफाइन किया है, C इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B। तो A डिवाइडेड बाय B का मतलब है 2 डिवाइडेड बाय, जो आंसर आएगा वो 0.667 आ जाएगा। D वेरिएबल के हमने लिखा है हमने A बैक स्लैश B। तो इसमें क्या हो रहा है, आंसर हमारे पास 1.5 आया है। इट्स लाइक कि आप B डिवाइडेड बाय A कर रहे हो। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कि यू आर डिवाइडिंग A बाय B और बैकवर्ड स्लैश का मतलब है कि आप रिवर्स डिवीजन कर रहे हो, आप B डिवाइड बाय A कर रहे हो। तो A डिवाइड बाय B से आंसर 0.67 होगा और B डिवाइड बाय A से आंसर 1.5 होगा, 3 डिवाइड बाय 2। सर आपने ये है C जी। के लिए 2 कमांड्स दे दिए पहले। वो मिस्टेक हो गई थी मेरे से, मैंने एक ही वेरिएबल के अंदर दोनों साइन कर दिए तो डेटा रिप्लेस हो गया, इसलिए मैंने फिर एक थर्ड वेरिएबल डिफाइन डेटा को जो है वो रिट्रीव करने के लिए। तो C वेरिएबल में जो है हमारे पास लास्ट डेटा जो भी होगा वो होगा और D वेरिएबल के अंदर हमारे पास ये डेटा है, प्रीवियस डेटा जो है वो C का रिप्लेस हो गया होगा। ओके, अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ एज अ होमवर्क कि आपने इस तरह के कुछ मैथ की जो है मैथ के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है, जिसमें 25 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3⁻1/3 से। ठीक है, तो यू कैन यूज ब्रैकेट्स। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 + 9⁻² से और आपने मुझे आंसर बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो रेज़ टू पावर के लिए हमने देख लिया था कि कमांड है फॉर एग्जांपल 3⁻⁻, ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे 1/3। इसका मतलब है पूरी ब्रैकेट्स जो है वो 3 का पावर है, तो इसको अगर हम क्लिक करें तो 3⁻1/3 का आंसर आ जाएगा। तो 3⁻1/3 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है और इसको आपने ऐड करना है नेक्स्ट इस टर्म के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो आपने x = 3 के लिए फाइंड आउट करना है कि ये वाली इक्वेशन आपको क्या आंसर देती है। जस्ट टू प्रैक्टिस कि आपको मैटलैब की प्लस डिवीजन सब्ट्रैक्शन और एडिशन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। नेक्स्ट वही हमारे पास मैट्रिक्स हैं, एक हमने x मैट्रिक्स डिफाइन किया है, दूसरा हमने y मैट्रिक्स डिफाइन किया है और दो कमांड्स रन कर रहे हैं हम, लेंथ ऑफ x एंड साइज ऑफ x। लेंथ ऑफ x और साइज ऑफ x में हमने डिफरेंस जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। लेंथ ऑफ की कमांड और साइज ऑफ की कमांड जो है वो आपने चेक करनी है, इन दोनों इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है वो क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, लेंथ क्या रिटर्न कर रही है और साइज क्या रिटर्न कर रहा है।
Okay, again, your multiplication with power, addition, subtraction, division, इनको भी आपने चेक कर लेना है with these x and y's. और यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि आपके मल्टीप्लिकेशन के साथ डॉट का साइन यूज हुआ है, और मैंने लास्ट में आपको बताया था कि अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या आप विद डॉट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो दोनों में डिफरेंस है. कोई बताएगा क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? डॉट के साथ एंट्रीज मल्टीप्लाई हो जाती हैं. एग्जैक्टली. जब आप डॉट मेंशन करते हो अपने किसी भी सब्ट्रैक्शन या सॉरी योर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साथ, तो आपकी एंट्रीज जो है वो एडजेसेंट वो ये फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं. लेकिन जब आप जस्ट मल्टीप्लाई करते हो तो फिर जो है वो कंप्लीट मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है और वो मैट्रिक्स के रूल्स को भी फॉलो करेगी. अगर मैट्रिक्स के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे तो फिर वो आपको एरर साइन कर देगी. और ये है जी एक्स का ट्रांसपोज, जिसको हमने लास्ट भी देख लिया था. वही कमांड्स वंस जीरोस कैसे प्लॉट करने हैं विद डिफरेंट साइजेस, उसको भी आप प्लॉट कर सकते हो. कॉलन ऑपरेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 0 से लेकर 1 तक का डाटा प्लॉट होगा विद अ स्टेप साइज ऑफ 0.1, और इसकी भी लेंथ और साइज आप चेक कर सकते हो यूजिंग कमांड्स. ओके, अगर मैं ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखूं a इज इक्वल्स टू 1,3, देन जो है वो 2 विद स्टेप साइज ऑफ 2 और एंड वैल्यू 10 होगी, देन अगेन जीरोस. इसमें जो है वो क्या चीज़ हो रही है, कैसे ये इंस्ट्रक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है? सर ये एक ही रो में हो रहे हैं. एक ही रो में हो रहे हैं. एग्जैक्टली, गुड. तो एक ही रो के अंदर 3 कॉलम्स के 1 आएंगे. ठीक है, हमने 1,3 लिखा हुआ है, तो एक ही रो के अंदर 3 1s आ जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट 1, सेकंड 1, थर्ड 1. उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री बनेगी वो 2 से स्टार्ट होगी, और 2 के बाद वो 4 हो जाएगी, 5 2 के बाद 4, देन 6, देन 8, देन 10 पे ये एंड हो जाएगा. उसके बाद फिर से हम जीरोस लिख रहे हैं, तो उसके नेक्स्ट एडजेसेंट में फिर 0 आएगा, और कितने आएंगे? वो 3 आएंगे. इसको यहाँ पे रन करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. A इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स बनेगा, और मैट्रिक्स के अंदर हम लिख रहे हैं जीरोस. लेट्स सपोज 1,3, और उसके बाद हम जो है कॉमा भी लिख सकते हैं, हम स्पेस भी डाल सकते हैं. अब आप दे रहे हो जी एक वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट 2 से स्टेप साइज 2 के साथ लेट्स सपोज 20, अगेन स्पेस, देन आप दे रहे हो 1,5, और उसके बाद आप मैट्रिक्स एंड कर दोगे. और इसको जब हम एंटर करेंगे तो यू विल गेट 3 जीरोस, बिकॉज हमने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर 3 जीरोस लिखे थे. उसके बाद डेटा स्टार्ट होगा 2 से, 2 के बाद स्टेप साइज 2 के साथ हो जाएगा 20 तक, और 20 पे ये वाली सेकंड इंस्ट्रक्शन हमारी एंड हो जाएगी. देन हम कह रहे हैं कि वंस हैं 5 एक ही रो के अंदर, तो हमारे पास 1 स्टार्ट हो जाएगा और टोटल 5 वंस जो है वो प्लॉट होंगे, और यहाँ पे ये तीनों इंस्ट्रक्शन जो है वो एंड हो जाएगी, और ए के अंदर ये तीनों का डाटा स्टोर हो जाएगा. और अब ए का जो साइज होगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो. इट इज़ 1 क्रॉस 18, एंड यू कैन काउंट द नंबर्स, इट शुड बी 18. इसकी भी लेंथ और साइज आप चेक कर सकते हो. इसकी लेंथ तो होगी 18, क्योंकि एक ही लाइन के अंदर इसका जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 18 है, और इसका साइज जो होगा वो आपके मैट्रिक्स का साइज होगा, दैट इज 1/18. तो दोनों को चेक कर लेते हैं. साइज ऑफ कैपिटल A, एंटर, साइज इज 1 क्रॉस 18, एंड LEN, लेंथ ऑफ कैपिटल A, एंड दिस लेंथ इज इक्वल्स टू मैक्सिमम नंबर इन रॉज या कॉलम, वो 18 है. तो लेंथ इज 18, एंड टोटल जो हमारे पास साइज है दैट इज 1 क्रॉस 18. इसको भी हमने प्रैक्टिस किया हुआ है कि आपने अगर नेक्स्ट रॉ के अंदर जाना है तो आप उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करोगे, और अगर आपने जो है वो सेमीकोलन नहीं दिया और आप स्पेस भी यूज़ कर सकते हो और कॉमा भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आप नेक्स्ट जो है वो कॉलम बना सको. तो इसमें से एक को मैं जो है वो वहाँ पे लिख देता हूँ. इट्स लाइक 1 2 3, देन सेमीकोलन, देन 4 5 6, अगेन सेमीकोलन, एंड देन 7 8 9. तो जब भी सेमीकोलन आएगा रॉ नंबर चेंज हो जाएगा.
ओके, आपने मैथ के अंदर इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा किसी पॉसिबली प्रीवियस कोर्स के अंदर, जिसमें आपके पास 3 वेरिएबल्स इक्वेशन या 4 वेरिएबल्स इक्वेशन एंड मल्टीपल वेरिएबल्स इक्वेशन आती हैं, और आपने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, और मैट्रिक्स की फॉर्म में देन आपने x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b करके इसको फाइंड किया था। तो वो सारा काम आप मैटलैब के अंदर जो कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट मैट्रिक्स डिफाइन करो कोफिशिएंट का, देन मैट्रिक्स डिफाइन करो जिस राइट हैंड साइड का, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो and MATLAB will give you the answer. Similarly, you can solve something like this. 6 times a जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा R&T माइनस 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमने e की कमांड देखी थी, और स्क्वायर के लिए हम स्क्वायर यूज कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट यहाँ पे ये है, अब ये जो है आपके लिए एक साइन और कोसाइन का फंक्शन है, और इसको हमने प्लॉट करना है। तो इसको प्लॉट करने के लिए हम इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं और अपनी स्क्रिप्ट फाइल में ले जाते हैं। अगेन आई हैव टू रिमूव दिस बिकॉज इट विल जनरेट एरर। पहले हम डेटा क्लियर कर लेते हैं ताकि हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट लें। ओके, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल्स टू 0 to 10। इसका मतलब है x के अंदर 0 से लेकर 10 तक एक वेरिएबल आएगा, और उस वेरिएबल में टोटल नंबर जो होंगे वो 0 से 10 होंगे, और स्टेप साइज जो होगा वो 0.1 होगा। इसको हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं, सॉरी इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। नेक्स्ट काम है जी हमारा साइन और कोसाइन फाइंड करने का, और दोनों को हमने डिफरेंट वेरिएबल्स असाइन किए हुए हैं। तो इनको हम यहाँ कॉपी करते हैं। आप इनको एक ही टाइम पे भी रन कर सकते हो, मैं जस्ट इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस को रन करना चाहता हूँ। तो हमारे पास y और z मैट्रिक्स भी बन गए हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है सब प्लॉट। प्रीवियसली हमने देखा था प्लॉट इंस्ट्रक्शन को, और प्लॉट की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, जो भी डेटा x और y की फॉर्म में होगा, टाइम एक्सिस और देन y एक्सिस, वो प्लॉट हो जाएगा अगर आप उसका सही सिंटेक्स फॉलो कर रहे हो तो। और दूसरा मेथड हमने ये देखा था कि हम एक ही विंडो के अंदर मल्टीपल ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग x, y फर्स्ट के लिए, अगेन x, y सेकंड के लिए, देन थर्ड के लिए, और सो ऑन, जितने मर्जी आप प्लॉट कर लो, नो लिमिट। एक कमांड है सब प्लॉट की। सब प्लॉट क्या करेगा, जो मैटलैब के लिए प्लॉट की एक विंडो क्रिएट हुई है उसके डिफरेंट पार्ट्स बना देगा। कैसे बनेंगे, जो प्लॉट की विंडो होगी उस प्लॉट की विंडो के अंदर आपने 3x1 की 3 विंडोज जो है वो डिफाइन कर दी हैं। एक मैक्सिमम बड़ी विंडो है, और उसके अंदर जो है वो टोटल 3 विंडोज हो जाएंगी 3x1 का। इसका मतलब उन विंडोज की 3 रॉज होंगी और 1 कॉलम होगा, और कॉमा 1 का मतलब है हम फर्स्ट विंडो को एक्सेस कर रहे हैं, और देन हम उसमें प्लॉट कर रहे हैं x, y को। ग्रिड ऑन का मतलब है कि जो आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस की लाइंस होंगी वो शो हो जाएंगी। देन हम यूज कर रहे हैं सब प्लॉट 2, सेम साइज, लेकिन हम ग्राफ नंबर 2 को एक्सेस कर रहे हैं, और उसके ऊपर हम प्लॉट कर रहे हैं x, z। देन अगेन हम ग्रिड ऑन कर रहे हैं ताकि हमें x एक्सिस और y एक्सिस की लाइंस नजर आएं, और हम यूज कर रहे हैं होल्ड ऑन। होल्ड ऑन की कमांड क्या करती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। होल्ड ऑन की कमांड का मतलब यह है कि आप जितने भी प्लॉट्स करोगे इस कमांड के बाद आपके प्लॉट जो हैं वो इसी विंडो के ऊपर प्लॉट हो जाएंगे, डेटा रिप्लेस नहीं होगा। इसको अब कंप्लीट रन करते हैं ताकि हम जो है वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन को देख सकें, और देन आपके जो क्वेश्चन होंगे फिर उनको हम देख लेंगे। ये एफिशिएंट वे है आपके लिए ग्राफ को प्लॉट करने का। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं उसी कोड 1 के नाम से। यस, लेट्स रिप्लेस इट। ओके, इसको रन करते हैं। कोड 1 जो है वो रन हो गया है, और हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह के ग्राफ्स आए हैं। अब इनको जो है हम एनालाइज करते हैं ये क्या है।
सबसे पहला ग्राफ जो है वो एक सब प्लॉट की विंडो बनाएगा। इसका मतलब हमने 3x1 की जो है वो सब विंडोज बना ली हैं। एक ही विंडो के अंदर 3 विंडोज बन गई 3x1 के नाम से। तो पहली विंडो में x, y हो गया। इसका मतलब पहली विंडो में साइन प्लॉट हो गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ग्रिड ऑन का मतलब ये है कि आपको ये जो लाइन नज़र आ रही हैं x और y की जो लाइंस हैं ये आपको विजिबल हो जाएंगे। अगर आप ग्रिड ऑफ करते हो ग्राफ जो है वो ब्लैक हो जाएगा, बैक से सारा वाइट हो जाएगा। देन हम एक्सेस कर रहे हैं सब प्लॉट 3,1 सेम साइज बट ग्राफ नंबर 2। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, इस विंडो को एक्सेस करेंगे। अब इसके अंदर हम लिख रहे हैं प्लॉट z, x, z। यहाँ पे कोसाइन प्लॉट हो गया है। एक 0 से स्टार्ट ले रहा है, एक 1 से स्टार्ट ले रहा है बिकॉज ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ दोनों साइन और कोसाइन। इसका भी हमने ग्रिड ऑन कर दिया। और ग्रिड ऑन का मतलब यह है कि इसकी भी जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस विजिबल हो जाएंगी। नेक्स्ट हम एक्सेस कर रहे हैं सब प्लॉट सेम जो है वो साइज बट ग्राफ नंबर 3, 3,1, 3। और उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं स्टेम। अब स्टेम की कमांड में और प्लॉट की कमांड में बेसिक डिफरेंस ये है कि स्टेम की कमांड जो है वो डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए है। ठीक है, इसने पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं करना, इसने हर पॉइंट का बस प्लॉट कर देना है। और जो प्लॉट की इंस्ट्रक्शन है वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल के लिए है। तो ये डिफरेंस जो है वो आपको माइंड में रहना चाहिए। स्टेम विल बी यूज्ड फॉर डिस्क्रीट टाइम एंड प्लॉट विल बी यूज्ड फॉर कॉन्टिन्यूस टाइम। अगेन ग्रिड ऑन, तो हमारे पास जो है वो लाइंस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस विजिबल हो गई हैं। उसके बाद हम लिख रहे हैं होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब है कि इसी विंडो के ऊपर हम मल्टीपल प्लॉट भी कर सकते हैं। हम इस विंडो में प्रीवियस ग्राफ को हमने होल्ड कर लिया है ताकि वो रिप्लेस ना हो, और नेक्स्ट ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं x, y का। एक ग्राफ साइन का प्लॉट हो गया, एक ग्राफ को साइन का प्लॉट हो गया। और ये जो आपको ब्रैकेट में कॉमा के बाद r लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस r मीन्स कि इस ग्राफ का कलर रेड होगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका मैटलैब जो है वो सारे कलर्स को ब्लू करता है। अगर आप कॉमा r लिखोगे तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। और आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हो, आप ब्लू कर सकते हो, आप ब्लैक कर सकते हो, आप सयान कर सकते हो। तो इसके लिए आप मैटलैब की हेल्प चेक कर लो। प्लॉट फंक्शन के लिए सारी कमांड्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें किसी को क्वेश्चन है तो बताओ। एक्सक्यूज मी सर, लाइन नंबर 9 पे भी होल्ड ऑन की कमांड यूज हुई है, उसका क्या फंक्शन होगा? लाइन नंबर 9 पे होल्ड ऑन की कमांड यूज हुई है। अगर हम इस सब प्लॉट से पहले कोई प्लॉट करेंगे तो वो जो है वो आपकी प्लॉट नंबर 2 पे ही प्लॉट हो जाएगा। लेट्स जस्ट डू दैट प्लॉट। लेकिन वो इसने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं थी। अगेन हम कर देते हैं, पहले इसने प्लॉट किया हुआ था z, हम करते हैं x, y, इसको हम करते हैं रीरा। ठीक है, फिर हुआ पहले यहाँ पे जो प्लॉट था वो आपके लिए जस्ट कॉज एक्सिस का था, कोसाइन फंक्शन का था। मैंने उस पर होल्ड ऑन यूज़ किया तो वो ग्राफ जो प्रीवियस वहाँ होल्ड हो गया, और नेक्स्ट मैंने कमांड दे दी प्लॉट x, y की, तो उसी प्लॉट के ऊपर नेक्स्ट प्लॉट हो गया। ठीक है, तो प्रीवियस ग्राफ जो है वो डिलीट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप होल्ड ऑन की कमांड यूज़ नहीं करते और देन आप प्लॉट की इंस्ट्रक्शन दोबारा लिखोगे तो प्रीवियस ग्राफ जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। इसको हम बंद करके दोबारा चलाते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो पहले मैं यूज़ कर रहा था प्लॉट x, z, ग्रिड ऑन कर दिया। फिर मैं यूज़ कर रहा हूँ प्लॉट x, y। अब प्लॉट x, y जो है वो आपकी प्रीवियस कमांड को डिलीट कर देगा। और अगर मैं सबके ग्रिड ऑफ कर दूं तो इसका मतलब है कि आपका जो प्लॉट बनेगा उसके बैक के ऊपर आपको वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर नहीं आएंगी। तो आपको डाटा का आइडिया नहीं होगा कि किस पॉइंट के ऊपर कौन सा कांस्टेंट आएगा, इस पे क्या वैल्यू है, इस पे क्या वैल्यू है, तो सारा ब्लैक हो गया है। लेकिन अगर हम किसी भी जगह पे होल्ड की कमांड के बाद ग्रिड ऑन करेंगे तो उसके ऊपर जो है वो आपकी लाइंस विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, ये जो आपको वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आ रही हैं, तो इट्स अ टूल। इस पे आप जो जितना प्ले करते जाओगे उतना आपको जो है इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। हम जस्ट बेसिक कर रहे हैं कि प्लॉट कैसे करना है। जो मेजर चीज़ें आपको अब याद रखनी है वो ये है
कि सब प्लॉट की कमांड जो है वो सब प्लॉट बना देगी। एक ही विंडो के अंदर मल्टीपल प्लॉट्स हो सकते हैं, और प्लॉट्स के लिए साइज क्या होगा वो आप इस फॉर्म के अंदर डिफाइन करोगे। रो नंबर क्या है, कॉलम नंबर क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लेट्स सपोज 4,1 और हर एक की जगह पे हम 4,1 कर देते हैं, तो आपके पास जो टोटल विंडो डिफाइन होगी उसके अंदर जो है वो इसको बंद करते हैं, टोटल 4 विंडोज आ जाएंगी और चौथी विंडो को हमने एक्सेस ही नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो फर्स्ट विंडो के अंदर प्लॉट हो गया, सेकंड विंडो पे प्लॉट हो गया, थर्ड विंडो पे प्लॉट हो गया, और फोर्थ विंडो हमने एक्सेस नहीं की है। फोर्थ विंडो के लिए यू विल यूज सब प्लॉट 4,1 एंड ग्राफ नंबर 4, और उस पर भी जो प्लॉट करना है आप प्लॉट कर सकते हो। तो स्टेम और प्लॉट की कमांड में हमने डिफरेंस देख लिया है। स्टेम मींस आप डिस्क्रीट प्लॉट कर रहे हो एंड प्लॉट मीन आप कॉन्टिन्यूस प्लॉट कर रहे हो। ग्रिड की कमांड क्या करती है, होल्ड की कमांड क्या करती है, सब प्लॉट क्या कर रहा है, ये सारे फंक्शंस अब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। एम फाइल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट डेटा को डिज़ाइन कर सकते हो। तो आपने अब जो है वो इस एम फाइल में एक एम फाइल क्रिएट करो, उसके अंदर ये कोड कॉपी करो और पेस्ट करके चेक करो कि ये इंस्ट्रक्शंस कैसे प्लॉट हो रही हैं। देन हम फंक्शन फाइल बना सकते हैं, और फंक्शन फाइल के लिए हमें पता है कि एक सिंटेक्स होगा जिसमें फंक्शन की आउटपुट्स होंगी, उसकी इनपुट्स होंगी। तो डिफरेंट फंक्शंस की एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आपने इनको वन बाय वन अपने फंक्शंस के अंदर चेक करना है कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, यूनिट स्टेप फंक्शन कैसे डिफाइन होगा। इन सब के कोड्स जो है वो गिवन है, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करके इनको रन करके देखना है और अंडरस्टैंड करना है कि ये कोड कैसे चले। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल। यस सर, अभी तक हमने जितने सिग्नल किया वो कंटिन्यूस सिग्नल है। अगर हम डिस्क्रीट सिग्नल इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? देखो, एक करेक्शन कर लो, हमने जितने भी सिग्नल किए हैं वो सारे डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं। हमने किसी भी जगह पे जब भी एक्स वेरिएबल डिफाइन किया है, अगर आपको याद हो तो हमने उसको जो है वो इस फॉर्म में किया है, x इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज 1,0.01 लेट्स सपोज अप 10। तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस सिग्नल तब होगा जब आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करो। यहाँ पे पॉइंट मिस हो रहे हैं, आप 1 से डायरेक्टली 0.01 पे जा रहे हो और उसके बाद डायरेक्टली आप 0.02 पे जा रहे हो। आप स्टेप साइज कम कर सकते हो, लेकिन आप स्टेप साइज 0 नहीं कर सकते। ठीक है, मैटलैब में ये अब लिमिटेशन है, ऑब्वियसली आपके लैपटॉप्स में ये लिमिटेशन है। हम स्टेप साइज को क्लोज टू 0 कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेप साइज को 0 नहीं कर सकते। जब तक आप स्टेप साइज को 0 नहीं करोगे वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। नंबर 2, हमारा मैटलैब जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के क्लोज काम कर सकता है अगर हम स्टेप साइज कम करते हैं, और ऑब्वियसली वो कॉन्टिन्यूस के क्लोज हम कॉन्टिन्यूस ही लेंगे। और कॉन्टिन्यूस सिग्नल में जब भी हम कुछ काम कर लेंगे और उसको प्लॉट करना है, यू विल यूज प्लॉट कमांड, जिस तरह हमने देखा था। तो हमने यहाँ पे एक डिस्क्रीट डेटा दिया है, ठीक है। जब हमने प्लॉट किया था तो हमारे पास जो विंडोज डिफाइन हुई हैं वो कॉन्टिन्यूस टाइम की हुई हैं, ठीक है। तो मैटलैब ने खुद से ही उसको जो है वो कनेक्ट कर दिया है। तो कॉन्टिन्यूस टाइम के लिए अगेन आप डेटा बैकएंड के ऊपर उसको डिस्क्रीट ही दे रहे हो, लेकिन प्लॉट आपको प्लॉट से कर लोगे। डिस्क्रीट टाइम में आप डेटा अगेन उसको डिस्क्रीट दे रहे हो, लेकिन आप स्टेम की कमांड से प्लॉट करोगे ताकि मैटलैब कनेक्शन ना करे, उसको कॉन्टिन्यूस ना बनाए, ठीक है। तो अब ये डिफरेंस होगा स्टेम और प्लॉट, ये दो कमांड्स अब आपने याद रखनी है। और इसमें जो है आप डिफरेंट टास्क आप कर सकते हो। पॉसिबली हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कुछ रियल आपकी बुक से जो फॉर एग्जांपल टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, इस तरह के टास्क कर रहे होंगे। वही रैंडम नंबर के लिए डेटा, उसके लिए आप एम फाइल जनरेट कर सकते हो, उसको प्लॉट कर सकते हो। पीरियोडिक सिग्नल के लिए डेटा आप इसको कॉपी करके देख लो, उसको प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ तक आपने जो है वो मैं फाइल शेयर कर देता हूँ आपके साथ। आपने इस फाइल से डेटा को जस्ट कॉपी करना है और मैटलैब के अंदर इसको पेस्ट करना है और चेक करना है कि क्या आंसर आया, और देन इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन इसको एनालाइज करना है कि ये इंस्ट्रक्शन ने क्या किया। यहाँ पे टाइटल की इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, यहाँ पे एक्स लेबल क्या कर रहा है, सब प्लॉट की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, स्टेम क्या कर रहा है, ग्रिड ऑन का क्या मतलब है, ग्रिड ऑफ का क्या मतलब है, होल्ड ऑन का क्या मतलब है, होल्ड ऑफ का क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें आपने अब नेक्स्ट लेक्चर से पहले ग्रिप कर लेनी है, ठीक है, ताकि आपके पास जो है वो इसकी
एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैटलैब में एक नॉर्मल अगर फंक्शन काम करना है तो वो कैसे हो सकता है। तो उसके बाद आप खुद से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपकी अपनी जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप इसको कितना जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहते हो। जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रहा हूँ वो जस्ट बेसिक हैं। अगर आपने इसके अंदर खुद डिग इन करना है तो आप प्लॉट के इंस्ट्रक्शन चेक करो, उसके अंदर डिफरेंट कलर्स के ऑप्शन चेक करो, देन उसके अंदर डिफरेंट लाइंस के ऑप्शन चेक करो। अगर मैंने लाइन को जो है वो बोल्ड करना है, अगर मैंने इसको छोटा करना है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आपने कॉन्टिन्यूस प्लॉट नहीं करना, आपने उसको लाइन से प्लॉट नहीं करना, आप इसको डॉट से प्लॉट करना है, या आपने डिफरेंट ग्राफ्स देखे होंगे जहाँ पे वो प्लॉट के साथ साथ एक क्रॉस भी नज़र आ रहा होता है आपको, वो ऑप्शन कैसे आएगा। तो मैटलैब विल गिव यू एवरीथिंग, बट यू हैव टू चेक कि वो कैसे आएगा। जस्ट राइट हेल्प प्लॉट, और प्लॉट से रिलेटेड जो भी डाटा है उसमें कलर्स के ऑप्शन कौन से हैं, कलर के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हो आप, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम जस्ट उसकी बेसिक जो है वो कर रहे हैं। ये कलर्स हैं हमारे पास, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, वाइट, किसी भी कलर से आप अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। आप लाइन से प्लॉट कर सकते हो, आप पॉइंट से प्लॉट कर सकते हो, आप इस तरह के सिंबल से प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इनको आप खुद से चेक कर लो। और हमने जस्ट बेसिक किया है प्लॉट एक्स को वाई। ठीक है, इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं और ये फाइल मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ ताकि आप इस फाइल के ऊपर जो है प्रैक्टिस कर सको और इसके कोड जो है वो आप कॉपी पेस्ट करके चेक कर सको। और नेक्स्ट लैब में पॉसिबली नेक्स्ट क्लास के अंदर पॉसिबली बिकॉज हम स्किल वाला काम कर रहे हैं तो मैं बार बार इसको लैब कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो फिर अपने टाइम शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग वाले फंक्शंस को देख रहे होंगे। आई एम गोइंग टू टर्न, यस मतलब इशू था ये, या मीटिंग करना क्या पड़ेगा रिकॉर्डिंग पर? आप बताएं क्या इशू है। एलएम सिस्टम्स का जो सब्जेक्ट था ना, ये मेरा स्टार्ट में रजिस्टर नहीं हुआ था प्री रिक्विजिट्स की वजह से, लेकिन अब ये डेट तक पहुंच चुका है तो ये सब्जेक्ट मेरा अब रजिस्टर है। तो मैंने अब इसका क्विज और अटेंडेंस का जो इशू था उसका फिक्स किया। ये आप इंडिविजुअल केस है या कोई और स्टूडेंट भी है इस तरह का? मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मेरा अब रजिस्टर हुआ। आप किस सेक्शन के हो? सेक्शन ए, रोल नंबर 355। अच्छा, एक काम करें आप लोग अपने सीआर्स जो भी जिनका भी ये वाला इशू है कि वो पहले रजिस्टर्ड नहीं थे लेकिन अब वो एलिजिबल हैं रजिस्टर होने के लिए, तो वो अपने सीआर्स को अपने जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दें। और देन सीआर पॉसिबली फरहाद अवेलेबल है यहाँ पे? यस सर। फरहाद आप एक काम करो, सेक्शन ए और बी दोनों ही सेक्शन से आप जो है ना उन स्टूडेंट्स को ले लो जिन स्टूडेंट्स का ये वाला इशू है, जिनके प्रीवियसली रजिस्टर्ड नहीं थे लेकिन अब वो एलिजिबल हैं बिकॉज ऑफ द एग्जाम्पशन। तो उनके रोल नंबर्स जो है वो आप मुझे सेंड कर दो एस ऐप जितनी जल्दी हो सकता है, ताकि मिड से पहले पहले हमारा कोई क्विज पेंडिंग ना रहे। और बाकियों से जो है वो आप आप बाकियों को भी इन्फॉर्म कर दो कि जिन्होंने भी आप ये वाला क्विज देना है वो आपसे जो है वो कांटेक्ट कर लें। ठीक है, इसको फिर वाइंड अप करते हैं।